हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जनरल स्टडी के टीआरई 1 और टीआरई 2 में पूछे हुए क्वेश्चंस को लेके आई हूँ। ये सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो टीआरई 3 या टीआरई 4 देना चाह रहे हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, 6 to 8 हो या फिर 1 to 5 वाला हो। इसमें जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को देखेंगे, कई क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले मैं एक पेपर और डाल चुकी हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि 250 मीटर है। जो आयताकार हॉल है उसके फर्श की जो परिधि है, मतलब पेरीमीटर है, वो कितना है? 250 मीटर है। यदि 10 प्रति वर्ग मीटर दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत 15,000 रुपये हो तो हॉल की ऊंचाई क्या होगी? जो 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसको पेंट किया जाना है और लागत कितना आ रहा है? 15,000 आ रहा है। मतलब इसका एरिया कितना रहा होगा? मल्टीप्लाई जब एरिया से ही वर्ग मीटर है ना, ये देखिए यहाँ पे वर्ग मीटर है, मतलब 10 वर्ग मीटर है 10 रुपये, तो और आ रहा है कितना? खर्चा कितना आ रहा है? 15,000। मतलब कि एरिया कितनी रही होगी? 1500 रही होगी। एरिया जो निकल के आई रही होगी वो 1500। यहाँ से एरिया निकल गया। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि, पेरीमीटर का आयत बोल रहा है, आयताकार हॉल है तो आयत की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2l + b इज इक्वल टू कितना है? दे रहा है 250 मीटर। 250 मीटर, ये दो से ये जो दो है इससे काट दीजिए, 125 हो जाएगा। ये 125 हो जाएगा। कितना आ गया? l + b का मान 125 आ गया। अब ये एरिया दिया है, यहाँ से निकालना है, ऊंचाई निकालना है ना। एरिया दिया है, परिधि ये लंबाई प्लस चौड़ाई का मान भी आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं? एरिया को एरिया की इक्वल कर लेते हैं। एरिया कितना होता है? जो दीवार, अगर कोई भी रूम हो या आयताकार कुछ भी हो तो उसके दीवारों को अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है 2h, 2 इंटू हाइट ब्रैकेट में l + b, ये होता है इज इक्वल टू एरिया कितना दिया है यहाँ पे? 1500 निकाले हैं, मतलब हम लोग 1500 हो गया। ठीक है, ये 150 नहीं 1500 है, ये 1500 हो गया। ये इसका फार्मूला हो गया दीवारों की क्षेत्रफल का। अब देखिए l + b दिया है, यहाँ से l + b का मान हम रख लेंगे तो 2 हो गया इंटू h हो गया। ये 2 से काट दीजिए, पहले ये 2 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 750 हो जाएगा, 1500 का आधा। ठीक है, तो यस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 750 काट दिए 2 से, और l + b इसकी वैल्यू कितनी है? 125। ये इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 750/125। जब इसको आज आप डिवाइड करेंगे, 25 × 25 125, 25 × 3 75, 30 आ गया ऊपर, नीचे 5 है, 5 × 6 30, 6 आ गया। हाइट कितनी आ गई? 6 मीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, 6 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? चलिए देखते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है। मतलब प्राकृतिक संख्या किस में आ रहा है? पूर्ण संख्या में आ रहा है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। फिर प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक कौन होता है? पूर्णांक जैसे 0 1 2 3 इधर भी है, -1 -2 इधर भी होता है। पूर्णांक सब होता है, लेकिन पूर्ण संख्या बस इतना ही है। तो क्या सभी पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है? नहीं, यही वाला सही हो जाएगा, गलत वाला क्योंकि पूछा जो सही नहीं है। हम किसी वाला देख लेते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। बिल्कुल, ये प्राकृतिक संख्या, ये नहीं, ये प्राकृतिक संख्या है और ये एक पूर्णांक देखिए आ रहा है, इसमें है 1 2 3। इसका बी वाला ऑप्शन गलत है, वही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत। जो 7 है वो क्रम से दिए हुए नंबर्स हैं जिनका एवरेज क्या है? 20 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? चलिए देखते हैं। औसत क्या बोला है? 20 है। ऐसे आप कर लिया करिए, बीच में औसत रख लीजिए। ठीक है, औसत यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चलिए हटाते हैं। ये क्या है? औसत क्या है? 20 है, इसको बीच में रखिए। कितने संख्याएं हैं? मतलब 7 संख्याएं हैं, मतलब 3 संख्या इधर होंगी, 3 संख्या इधर होंगी, तो इधर कर लीजिए इसके आगे, क्योंकि क्रमागत है। 21 22 23। देखिए ये बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 23 है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। और इधर देखिए, इधर 20 से कम होगा, 19 18 और 17। अगर सबसे छोटी पूछी जाती है, सबसे बड़ी पूछी जाती 23, यही है। ये देखिए एवरेज है। फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, समीकरण x², यहाँ पे ये देखिए कुछ मिसिंग है, bx + c = 0 होगा कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि।
के जो मूल होंगे वो अलग अलग होंगे। क्या होगा यदि b² + 4ac = 0। ऑप्शन नंबर बी वाला 34 का ऑप्शन नंबर बी वाला सही कर लीजिएगा। b², यहाँ पे देखिए कुछ मिसिंग है, प्लस माइनस कुछ रहा होगा, तो b² + 4ac = 0 यदि मूल बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। कुछ मिसिंग है इसमें। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है। मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है। मोहन क्या कर रहा है, 25 दिनों में एक काम कर सकता है। फिर है जिसे मोहन कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में। जिसे सोहन 20 दिन में कर सकता है। सोहन कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। इसका एलसीएम ले लीजिए। ऐसे टाइमर वाला क्वेश्चन करते हैं ना, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 चौका 60, ठीक है। ये 25 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, ये 4। ये एफिशिएंसी निकली, ये एफिशिएंसी है। और ये 5 कितना, 5 नहीं 20, 20 पंजे 100, ये 5 हो जाएगा। मोहन एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। सोहन एक दिन में कितना कर रहा है, 9। एक दिन में दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। 5 और 9, 9 काम कर रहे हैं। फिर बोल रहा है दोनों एक साथ काम स्टार्ट किया, 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं। 9 काम एक दिन में करते हैं, 5 दिन किए, कितने काम कर लिए, 45 काम कर लिए। उन्होंने 45 काम कर लिया, बचा कितना, 55। 55 काम बच गया, ठीक है। ये 100 में से घटा लेंगे 45, 55 काम बचा है। उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। इसके बाद ये मोहन जो है ये काम छोड़ देता है। फिर क्या होता है, शेष कार्य को, शेष ये कार्य है, पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा। 55 कार्य को पूरा करने में सोहन का कितना समय लगेगा। सोहन की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। 5 काम एक दिन में कर रहा है, तो 55 काम कितने दिन में करेगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा, 11 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि जिसमें भी देखिए प्लस माइनस मिसिंग है। यदि x a² b² y 30 एंड तथा a b 15 हो तो इसका जो सही आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि इसमें साइन तो है नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ प्लस माइनस रहा होगा। ये बोल रहा है कि जो x a² b² है, ये अगर ये हो जाए y 30 और ये b 15 ये हो जाए, तो ये देखिए क्या बोल रहे हैं, x छोटा है y से यदि a b, यक्स बड़ा, मतलब इसमें कई कंडीशन है ना। तो जैसे देखिए यक्स इंटू कभी वाई कर दिए तो ये इसके इक्वल आएगा, कभी यक्स प्लस कर दिए, कभी घटा दिए। तो इसमें ऐसे ऑप्शन, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए ज़्यादातर इसमें इनमें से एक से अधिक ही आता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। यादृच्छिक रूप से चुने गए एक गैर लीप ईयर में, एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। लेकिन गैर लीप ईयर बोल रहा है, मतलब लीप ईयर नहीं है, तो 365 दिन होगा। वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। आपको पता होगा कि एक वर्ष में कितने रविवार होते हैं, चलिए देख लेते हैं। 365 दिन में 7 × 35 और कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। बचा कितना, एक दिन, 1 डे शेष हो रहा है, बच रहा है। यही एक दिन, या तो एक दिन यही कुछ भी हो सकता है, तब ये 53 रविवार होने की संभावना होगी। कितने दिन में से एक दिन, 7 दिनों, 7 दिनों में से कोई भी दिन एक दिन वो हो सकता है। तो कितनी प्रायिकता हो जाएगी, एक, कितने में से, 7 में से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, 1/7। कभी 53 मत कर देना, ठीक है, क्योंकि 7 एक दिन है, 7 में से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ भी हो सकता है ना, तो वह 7 में से एक की प्रायिकता 1/7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। यदि 7 की पावर 12x, ये देखिए यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, +6 हो जाएगा। और 49 की पावर = बीच में इक्वल टू रहेगा, ठीक है। 49 की पावर 3x, यहाँ भी प्लस कर लीजिएगा। प्लस करने से, क्योंकि इसका आंसर आ जा रहा था, हो तो x का मान क्या होगा। देखिए 7 की पावर 12x + 6 है ना, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, 7 की पावर 12x + 6, इसको ऐसे लिख लेंगे, = ये 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 होता है ना 49, 7 की पावर 2। अब यहाँ पे क्या है बचा, 3x + 12। आपको पता होगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर में, क्योंकि देखिए 7 की पावर 2 49 होता है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, इधर वाला, ये इसको ऐसे रहने दीजिए, इधर वाला 7 की पावर 3 दूना 6x + 24 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 6x + 24 है। अब ये देखिए इधर ये है, ये बराबर हो गया। अब ये आपस में कट जाएगा, कितना बचेगा, ऊपर वाला बस बचेगा 12x + 6 = 6x + 24, इतना बचा। अब देखिए 12x में से 6x जाएगा, कितना बचेगा, 6x बचेगा। और इधर 24 में से 6 जाएगा, 18 बचेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 6 से भाग देके 18 में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा इसका, 3। यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, बीच में इक्वल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है।
मायोपिया एक निकट दृष्टि दोष होता है जिसमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, और हाइपर मायोपिया जो होता है वो दूर दृष्टि दोष होता है, उसमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। फिर देखते हैं, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति नहीं देख पाता। क्या है मायोपिया? एक निकट दृष्टि दोष है, निकट। इसका इलाज कैसे करते हैं ये भी पूछा जाता है, अवतल लेंस के द्वारा, जिसे बोलते हैं कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुएं नहीं देख पाती। देखिए निकट है रहेगा तो दूर की वस्तुएं नहीं दिखेगी, उल्टा होता है, और दूर दृष्टि दोष रहेगा तो निकट की वस्तुएं नहीं दिखेगी। इसके निकट के लिए अवतल, निकट दृष्टि दोष के लिए जिसे मायोपिया बोलते हैं, और हाइपर मायोपिया रहेगा तो उत्तल लेंस जिसे कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें हाइपर मायोपिया जो होगा उसमें निकट की वस्तु नहीं दिखेगी, नाम से जस्ट अपोजिट होता है, याद कर लीजिएगा ट्रिक से। दूर है तो निकट की नहीं दिखेगी, दूर दृष्टि दोष है, निकट है तो दूर की नहीं दिखेगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 40, अनुवांशिकता मुक्त शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? अनुवांशिकी को। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, जिन डब्बों में खाना पैक किया जाता है, इस टाइप के कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उन पर टिन की परत चढ़ी होती है ना कि जिंक की। ये एक्टिव मतलब कौन ज़्यादा एक्टिव है इसकी वजह से, जो ज़्यादा एक्टिव होगा उसकी परत नहीं चढ़ाई जाएगी, जो कम एक्टिव होगा ताकि रिएक्शन ना हो उसमें कुछ, तो क्या हो जाएगा जिंक की नहीं, क्योंकि जिंक क्या होगा ज़्यादा जो है प्रतिक्रियाशील होगा, जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला यही होता है, 6 होता है, CO2 होता है +6 H2O होता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में, जिसे कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, और ऑक्सीजन में। तो देखिए इसका तो क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है, लेकिन इसका क्या होता है? अपचयन होता है। किसमें? इसमें। तो इसका क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? अपचयन। ऑप्शन नंबर 42 का सेकंड वाला सही हो जाएगा, अपचयन, जिसे रिडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको जो है ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इसको रिडक्शन बोलेंगे। तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। कभी ऑक्सीकरण के लिए पूछे तो जल का होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित होती है? प्रति इंच बिंदु, प्रति इंच से कितने बिंदु वो प्रिंट कर पा रहा है। अब 43 का ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि प्रिंटर जो होते हैं वो डायरेक्ट शब्दों को नहीं प्रिंट करते, वो बिंदु बिंदु ऐसे बनाते हैं, फिर वो एक में मिला दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, ट्रकोमा रोग का संबंध किससे है? ट्रकोमा जो रोग होता है इसका संबंध आँखों से होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, आइस से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तीसरा नियम कौन सा है? एक्शन रिएक्शन का नियम, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसमें तीरंदाजी में भी होगा, अंतरिक्ष रॉकेट में भी होगा, वेंचुरोमीटर में भी होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है 46, ऐसे देखिए एक ये भी ट्रिक होता है, अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना तो इसमें ज़्यादातर एक से अधिक वाला आंसर ही सही होता है। नेक्स्ट है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण, अगर जो केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ हैं उनको चेंज ना किया जाए, ऐसे टाइम पे कोई कण जोड़ना हो तो वो न्यूट्रॉन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगो को बदलकर यक्स लोगो, अच्छा ये जो ब्लू वर्ड था नहीं ट्विटर पे, उसको क्या कर दिया इन्होंने, लोगो चेंज कर दिया, यक्स कर दिया। ठीक है, फिर 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? 2012 के अंतिम जो संस्करण था उस टाइम पे ट्विटर के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर मार्टिन ग्रासर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, मार्टिन ग्रासर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? ये जो फिल्म है ओपेनहाइमर, इसके निर्देशक कौन है यही पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्रिस्टोफर नोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, क्रिस्टोफर नोलन। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के, ये देखिए आ सकता है क्योंकि 2026 की बात हो रही है ना, किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेज़बानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया? ये ऑस्ट्रेलिया है, पहले यहीं पे हेल्ड होने वाला था, लेकिन इसने वापस ले लिया नाम क्योंकि खर्चा ज़्यादा पड़ रहा था। और आपका काम ये है, अब देखिएगा कि 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल है वो होगा कहाँ, क्योंकि अब इस क्वेश्चन का नंबर है।
और देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कल मैं जो करवा रही थी उसमें भी पूछा गया था, कल टीजीटी वाला था, आज पीजीटी का जीएस वाला है, तो देखिए इसमें रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है 49 है, सेम टू सेम क्वेश्चन था, सेंटेंस भी नहीं बदला हुआ था। 50 देखते हैं। हाल ही में, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन था कल, हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? इंडिया का जो पूर्ण रूप है वो है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। अगस्त 2023 में चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया, तो उसने क्या संदेश भेजा था? ये भी कल पूछा हुआ क्वेश्चन था, तीनों लगातार पूछे हुए क्वेश्चन थे, रिपीटेड हैं, देखिए कैसे रिपीट होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, वेलकम बडी। नेक्स्ट है, इसलिए मैं सोच रही हूँ जो भी मतलब क्वेश्चन पेपर हुए हैं जीएस वाले सब करवा देती हूँ, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत हैं। 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम क्या था? जो इनका नाम था वो जियांग जेमिन था। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, जियांग जेमिन। नेक्स्ट है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? मान लीजिए कहीं के राष्ट्रपति हैं, अभी कहीं के राष्ट्रपति चौथी या पांचवी बार बने हैं। अगर ऐसी कहीं खबरें हैं तो वो आप पढ़ लीजिएगा, करंट की चीज़ें, कि कौन से राष्ट्रपति रिपीट हुए हैं, तीसरी चौथी बार बने हैं, ऐसी चीज़ें। फिर देखते हैं इसका, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियो वाराडकर, सी वाला सही है। नेक्स्ट है, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन था कल, अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन हैं? जो अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं वो अजाली असौमनी हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था। 4 से 5 क्वेश्चन टीजीटी का पीजीटी में रिपीट हो गया जीएस का। फिर देखते हैं, इतना ही नहीं 6 to 8 में भी रिपीट हुआ है। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक जियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर जिसे बोलते हैं, बढ़ते हुए क्रम। इसका जो, चलिए देखते हैं इसमें कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। इसमें पहले आएगा तटीय मैदान, ये वाला पहले आएगा। फिर आएगा केंद्रीय उच्च भाग, ये पहले आएगा, ये दूसरे पे आएगा। फिर क्या है, महान मैदान, इसका ये तीसरे पे आएगा और ये चौथे पे आएगा। तो क्या क्या सीरीज हो जाएगा? तटीय मैदान पहले पे, 3 पहले में, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, एक ही में है 3 पहले पे। फिर एक ये वाला, फिर एक वाला पहले पे केंद्रीय उच्च भाग है, फिर 2 वाला तीसरे पे आएगा महान मैदान, फिर आएगा उत्तरी पर्वत सबसे लास्ट में, ऑप्शन नंबर 4 वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की क्रम में मिलाइए। जो ये पर्वत श्रेणियां हैं इनको उत्तर से, ये नॉर्थ है, नॉर्थ टू साउथ जो है मिलाना है, कैसे कैसे ये इनका पोजीशन है। पहले कौन सा आएगा? पहले काराकोरम आता है, 2 पहले किस में है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला ही सही हो जाएगा। इसके बाद एक है लद्दाख आएगा, काराकोरम है, लद्दाख है, फिर आएगा आपका जास्कर, फिर आएगा फिर पंजाल, ये ऐसे ऐसे है। काराकोरम आएगा पहले, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। नेक्स्ट है, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति कब होती है? उत्तरी अक्षांश में होती है, और किसमें? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ज़्यादातर चक्रवात वो जो पश्चिम बंगाल साइड है, ऐसे है ना इंडिया, इस साइड में ज़्यादा चक्रवात आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति नहीं है? जहाँ पे मतलब लैंडस्केप नहीं होता है, भूस्खलन नहीं होता है, वो है पूर्वी घाट। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी घाट में भी होता है, पहाड़ी एरिया है, और ये भी इसमें भी होता है, ये नए मतलब पर्वत में आते हैं, तो ये हो जाएगा पूर्वी घाट। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, पूर्वी घाट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? मैं भी बताई थी ना, इधर वाले अगर राज्य कहीं ऑप्शन में दिए रहेंगे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं आज तक। मलाबार तट, ये तो केरल में पड़ता है। कोंकण तट वहाँ कर्नाटक में है, और ये बी वाला सही हो जाएगा, कोरोमंडल तट, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु कहाँ पड़ेगा? यहीं पड़ेगा, तो यही सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। जब बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? इसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, गली कटाव।
ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। गली कटाव इसे बोलते हैं, जब ये चिकनी मिट्टी को काट के ऐसे बनाता है शेप, गली कटाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में वर्षा ज़्यादा होती है? ये कोरोमंडल तट पे होती है, तमिलनाडु, ये जो होता है ये वाली पोजीशन पे कभी कभी पूछा जाता है ठंडी में वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ये होती है कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, फलों एवं सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? बागानी कहते हैं, बागवानी। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, बागवानी। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा, शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, कुंवर सिंह। फिर है बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर से, ये डेट याद रखिएगा। 1905 तो सबको पता है, लेकिन ये जो है ना 16 अक्टूबर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब रखा गया था? ये 8 अगस्त 1942 में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है 1942 में हुआ था, लेकिन देखो सब में 1942 दिया कन्फ्यूज़ करने के लिए। और देखिए कितने करीब के ऑप्शंस दिए, 7 अगस्त, 8 अगस्त, ताकि आप कन्फ्यूज़ हो जाएं 100%। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, प्रस्ताव पास किया गया था 8 अगस्त को, लागू हुआ था 9 अगस्त से। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? फूट डालो नीति वही थी ना, बांटो और राज करो। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, बांटो एवं राज करो की नीति से। फिर है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई थी? जो रानी विक्टोरिया थी, रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा किस तिथि से हुई थी? 1858 में हुई थी, 1 नवंबर। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, 1 नवंबर 1858। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कौन सा कथन सही है, ये सब चीज़ें, तो ये क्या हो जाता है, ये एक से अधिक, इनमें से ज़्यादा ऑप्शंस में एक से अधिक होता है। देखिए, स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया, सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद, ये याद रखिएगा, भारत भारतीयों का नारा। जैसे इसमें से क्वेश्चन अलग करके भी बना सकता है। नवीन शिक्षा के अग्रणी थे रजराम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? इंग्लैंड में जो भारत के अनाधिकारिक दूत बने वो दादा भाई नौरोजी भी थे। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? गुलामी का चार्टर या दासता का चार्टर बताया था जवाहरलाल नेहरू। JLN से याद कर लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया था। इसमें महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी और ये मौलाना हजरत मोहानी, ये लोग नहीं हैं। ऑप्शन नंबर इसका जवाहरलाल नेहरू आंसर होगा, तो इसमें से कोई नहीं, ई वाला सही हो जाएगा। और इसी में द्वैत शासन को प्रांत से हटा के केंद्र में शुरू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। 1935 का जो ये अधिनियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन ही जाता है। आई होप आपको पसंद आया होगा क्लास। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।